अगर मैं आपसे पूछूं कि आज के समय में विश्व का सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी कौन है, तो आप जरूर हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का नाम लेंगे। मगर दरअसल आज से करीबन चौथी शताब्दी में जब बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज भी सिविलाइज्ड नहीं हो पाए थे, उस वक्त भारत में बिहार राज्य के नालंदा जिले में ज्ञान की ज्योति जलती थी। जरा सोचिए, फोर्थ यूनिवर्सिटी, यह वह सदी था जब बहुत सारे महाद्वीप और देश भी अस्तित्व में नहीं आए थे। उस वक्त से बिहार में ज्ञान की ज्वाला जलती चली आ रही है। हेलो फ्रेंड्स, गॉडफादर एंटरटेनमेंट में आपका फिर से स्वागत है। आज की अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत का ही नहीं, विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय के बारे में, जिसका नाम है नालंदा यूनिवर्सिटी। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, नालंदा विश्व के सबसे पुराने विश्वविद्यालय में से एक है और यह बिहार के नालंदा शहर में प्रेजेंट डे में स्थित है। नालंदा शब्द संस्कृत भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है, ना, आलम और दा, जिसका अर्थ होता है कभी ना रुकने वाला ज्ञान। नालंदा यूनिवर्सिटी को गुप्ता वंश के राजा कुमार गुप्त ने बनाया था। इस विश्वविद्यालय में बहुत सारे विदेशी भी ज्ञान प्राप्त करने आते थे, जिसमें ह्वेंत्सांग और इत्सिंग जैसे चाइनीज ट्रैवलर कभी फेमस थे। आज चाइना जिस ज्ञान और टेक्नोलॉजी पर इतना गर्व करता है, एक समय था जब वहाँ के स्कॉलर्स भारत में पढ़ाई करने आते थे। ह्वेंत्सांग, जो कि एक चाइनीज स्कॉलर था, वह अपनी किताब में लिखते हैं कि 5th सेंचुरी में नालंदा यूनिवर्सिटी में 10,000 मॉन्क्स और 1,510 शिक्षक रहते थे। मतलब नालंदा एक रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी हुआ करती थी और इस यूनिवर्सिटी में चाइना, रसिया, कोरिया, टर्की, पर्सिया, श्रीलंका और इंडोनेशिया जैसे देशों से लोग पढ़ने आया करते थे। यहाँ बुद्धिज़्म के साथ साथ एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, फिलॉसफी, मेडिसिन, ग्रामर जैसे सब्जेक्ट्स की शिक्षा दी जाती थी। यहाँ तक कि उपनिषद के कुछ ओरिजिनल मनुस्क्रिप्ट भी यहाँ मौजूद थे और साथ ही साथ यहाँ स्टूडेंट्स को कोई फीस भी नहीं देनी होती थी। इस विश्वविद्यालय से बहुत सारे महान व्यक्तियों ने शिक्षा ग्रहण किया है, जैसे कि हर्षवर्धन, नागार्जुन, वसुमित्र, धर्मपाल, पद्मसंभव और चाइनीज स्कॉलर ह्वेंत्सांग जैसे बड़े बड़े विख्यात नाम शामिल हैं। और इन सभी के हेडमास्टर थे फेमस मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट, जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया था। नालंदा यह वह यूनिवर्सिटी भी थी जहां दुनिया के सबसे पढ़े लिखे लोगों को दरवाजे पर खड़ा करती थी। लेकिन ये लोग सिर्फ चौकीदार नहीं थे, बल्कि ये लोग एडमिशन लेने वाले छात्रों का टेस्ट लेते थे। दरअसल देश विदेश से शिक्षा प्राप्त करने की भावना से आने वाले स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स को पहले नालंदा विश्वविद्यालय के गेट पर खड़े चौकीदारों के सवालों का जवाब देना पड़ता था। ये गार्ड्स उनके हाव भाव पढ़ते थे और उन्हें लगता कि वाकई किसी में पढ़ने की इच्छा है तो उसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता, और यदि वे स्टूडेंट्स उन चौकीदारों के सवालों का जवाब नहीं दे पाते तो उन्हें वहीं से लौटा दिया जाता था। इससे आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब नालंदा यूनिवर्सिटी के वे गार्ड्स इतने बुद्धि वाले थे तो उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले शिक्षकों का इंटेलेक्चुअल लेवल क्या रहा होगा। और यही कारण था कि भारत विश्व गुरु का कीर्तिमान प्राप्त था। ज्ञान का यह केंद्र लगभग 800 सालों तक ऐसे ही फलता फूलता रहा, लेकिन 12वीं शताब्दी में अचानक यह अतीत के अंधेरे में खो जाता है। इसके पीछे की कहानी बड़ी रोमांचक है। तो चलिए जानते हैं इन्वेजन ऑफ नालंदा के बारे में। नालंदा पर 3 आक्रमण किए गए। जो पहला 2 आक्रमण किया गया था, उसके बाद इस यूनिवर्सिटी को फिर से रीबिल्ड करा लिया गया, लेकिन जो तीसरा आक्रमण हुआ वह इसके लिए बहुत घातक साबित हुआ। सबसे पहला आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था और इस आक्रमण को हुना नेतृत्व में मिहिर ने किया था। हुना खैबर पास से भारत में आए थे और स्कंदगुप्त के समय में यह ट्राइबल जनजातियों ने यहाँ इन्वेजन किया था। मगर स्कंदगुप्त नालंदा में और भी बड़ी बिल्डिंग्स बनाकर इसे इम्प्रूव कर देते हैं। नालंदा पर दूसरा आक्रमण बंगाल के खौदास राजवंश ने किया था। इस आक्रमण के बाद बुद्धिस्ट किंग हर्षवर्धन नालंदा को रीबिल्ड करते हैं। तीसरा और सबसे घातक आक्रमण था टर्किश इन्वेडर बख्तियार खिलजी का। नालंदा पर इसका आक्रमण 1193 एडी में हुआ था। इसके आक्रमण करने के पीछे एक कहानी है, तो आइए जानते हैं इसके इन्वेजन का डिटेल। एक बार बख्तियार खिलजी बहुत बीमार पड़ गया था। बहुत सारे हकीमों से इलाज करवाने पर भी उनकी सेहत में सुधार नहीं हो रहा था। ऐसे में उसे किसी ने सलाह दी कि नालंदा के प्रिंसिपल राहुल श्रीभद्र इलाज कर सकते हैं, एक बार उनसे इलाज कराकर देखा जाए।
पर बख्तियार खिलजी को किसी और गैर मुसलमान से इलाज करवाना मंजूर नहीं था, इसीलिए वह इस सलाह को तो पहले नज़रअंदाज कर देता है, लेकिन तबीयत ज़्यादा बिगड़ती है तब उसे भी लगता है कि एक बार बुलाने में क्या हर्ज है। राहुल श्रीभद्र उसके पास पहुंचते हैं और उसकी जांच करते हैं। खिलजी इनके सामने यह शर्त रखता है कि वह उनकी दी हुई कोई भी दवा नहीं खाएगा। इस तरह से वह राहुल श्रीभद्र को चैलेंज करना चाहता था और हिंदूज को नीचा दिखाना की कोशिश भी कर रहा था। इसके बावजूद राहुल श्रीभद्र यह भरोसा दिलाते हैं कि उसकी सेहत में जल्द ही सुधार आ जाएगा। वह खिलजी को कुरान देते हैं और कहते हैं इसके कुछ पन्ने को रोज पढ़ा करो। खिलजी ऐसा ही करता है और देखते ही देखते उसकी सेहत सुधरने लगती है। दरअसल राहुल श्रीभद्र ने कुरान के पन्नों में दवा लगा दी थी जो पढ़ते समय खिलजी तक पहुंच जाती थी और इस तरह वह स्वस्थ हो जाता है। मगर जब खिलजी को यह बात पता चलती है तो वह बहुत ही जेलस फील करता है। उसे लगता है कि इन काफिरों के पास मुस्लिमों हाकिमों से ज़्यादा ज्ञान कैसे हो गया। बस इसी जलन की वजह से खिलजी नालंदा यूनिवर्सिटी को जला डालता है। दोस्तों, नालंदा यूनिवर्सिटी के पास उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी और इसका नाम था धर्मगंज और यह 3 मंजिला इमारत थी और इसमें करीबन 90 लाख किताबें थीं। खिलजी की सेना यहाँ रह रहे निहत्थे बौद्ध भिक्षुओं को मार डालती है। चारों तरफ कत्लेआम मच जाता है और उसके बाद वह यहाँ के लाइब्रेरी में आग लगा देता है। कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियन मिराज सिराज अपनी किताब तबाकते नसीरी में लिखते हैं कि यहाँ की किताबों को पूरी तरह से जलने में 3 महीने लग जाते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि कितना विशाल संग्रह था यहाँ ज्ञान का। और यह सिर्फ भारत का नुकसान नहीं था, पूरे विश्व का नुकसान था। खैर, भारत आज नहीं तो कल विश्व गुरु तो बन ही जाएगा, मगर बेचारे ये मुसलमान कल भी गधे चराते थे और भविष्य में भी गधे ही चराएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।